नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अतुल राजपूत। मैं 95 दरोगा भर्ती का चयनित मैं अभ्यर्थी। अनिरुद्ध गुप्ता। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्तमान में यूपीएसआई की जो भर्ती है वो चल रही है। तो आइए इसको शुरू से शुरू करते हैं। यूपी में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी महाराज जी की कृपा से, उनकी सरकार के नेतृत्व में 2021 में यूपीएसआई यानी कि जिसको कहते हैं दरोगा भर्ती विज्ञापन निकला था 9534 पदों पर, जिसका एग्ज़ाम हुआ नवंबर में और दिसंबर में ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। मई में रिजल्ट आता है, उसके बाद डीवीपीएसटी होता है और रनिंग होता है। फाइनल रिजल्ट आ जाता है हम लोगों का। इतने धरने के बावजूद और ये न्यायालय में इन लोगों ने इतनी हर तरह से कोशिश की, किसी तरह से ये सरकार इस भर्ती को रोक दे। तो क्योंकि ये भर्ती नहीं रुकने वाली थी, क्योंकि ये हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में एक पारदर्शी तरह से भर्ती हुई है, पूरी हुई है। उनका मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो भी सफल अभ्यर्थी हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा पद, एक ऐसा लक्ष्य हासिल कर लिया है जो कि बहुत लोगों का ड्रीम होता है और बहुत से लोगों का ड्रीम पूरा हो जाता है और ड्रीम बनकर ही रह जाता है। लेकिन खैर, जो भी लोग असफल हुए हैं, जो भी हमारे भाई बहन असफल हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, निराश होने वाली बात ऐसी कोई नहीं है। कभी हम लोगों की किस्मत भी साथ नहीं देती है, कभी कुछ कमियां भी रह जाती हैं हम लोगों को। तो दूसरों पर ब्लेम करने से अच्छा है कि एक बार फिर से हम लोग नए जज्बे के साथ और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ फिर से तैयारी करेंगे। और 2023 में दरोगा भर्ती भी आ रही है 3000 पदों पर, और कांस्टेबल के भी पद आ रहे हैं। तो उनके लिए आप लोग अभी से तैयार हो जाइए, जिससे कि आगे अब की बार आपको पछताना ना पड़े और हर हाल में ही आपको एक जॉब मिल जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैं इसी क्रम में मैंने सोचा कि आप लोगों के समक्ष जो यूपीएसआई 9534 भर्ती में जितने भी सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से कुछ अभ्यर्थियों को, कुछ भाइयों, कुछ बहनों को मैं अपने इस चैनल पर लाऊं और उनसे मैं पूछूं कि किस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई को टाइम दिया, किस तरह से उन्होंने प्लानिंग की, क्या रणनीति अपनाई, किस तरह से अपना शेड्यूल रखा, और क्या वो जॉब में थे, और अगर जॉब में थे तो किस तरह से उन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया कि अच्छे से पढ़ाई भी कर पाई और दरोगा भर्ती में सिलेक्ट भी हुए। और एक बार मैं फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जुड़ते हैं भाइयों के साथ, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा यूपीएसआई में, और उसके बाद मैं अपने बारे में भी बताऊंगा कि मैंने किस तरह से पढ़ाई की, क्या क्या मैं मेन फोकस करता था, किस तरह से मैंने पहले ही अटैम्प्ट में यूपीएसआई में अच्छे स्कोर प्राप्त किए, जिससे कि मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। और अब फाइनली हम लोग ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट है 15 जनवरी से लेकर लास्ट तक हम लोग ट्रेनिंग सेंटर पे होंगे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ योगी सरकार का, जो उन्होंने इस परीक्षा को बहुत ही अच्छे तरह से सुचारू रूप से किया और बहुत ही पारदर्शी तरीके से, शुचितापूर्ण तरीके से इस भर्ती को संपन्न किया है। बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम जुड़ते हैं अपने भाइयों के साथ जो कि इस भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं। उनसे पूछते हैं किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की है और किस तरह से सब कुछ मैनेज किया, क्या उनका फैमिली का रिएक्शन रहा। चलिए दोस्तों, जुड़ते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अतुल राजपूत। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अजय भाई से। जय हिंद साथियों, मैं अजय सिंह फ्रॉम जनपद औरैया। मैं 9534 दरोगा भर्ती का चयनित अभ्यर्थी हूँ। जी। और मैं वर्तमान पुलिस कांस्टेबल हूँ। जी। मैंने जो अपनी तैयारी की है उसमें कम से कम स्रोत को ज्यादा से ज्यादा समय देकर अध्ययन किया है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट का प्रयोग किया। अगर हम स्रोत की बात करें तो जो हमारा जाना माना सबसे फेमस स्रोत है यूट्यूब, उसको मैंने उपयोग किया और कुछ बुक्स का प्रयोग किया। अच्छा, आजकल यूट्यूब बहुत ही ज्यादा साथ दे रहा है पढ़ाई में बच्चों की। जी बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब ने शिक्षा को शहर से गांव तक पहुंचाया है। जी, सही बात है। मैथमेटिक्स में मैंने आर.एस. अग्रवाल की बुक से अध्ययन किया जी। और इंजीनियरिंग में मैंने एस चंद की बुक से अध्ययन किया। उसके बाद हिंदी के लिए मैंने ल्यूसेंट का प्रयोग किया। जी। उसके बाद सामान्य ज्ञान, जिसमें 2 पार्ट थे, एक को मैंने ल्यूसेंट से पढ़ा और दूसरे पार्ट को, जिसमें मूल विधि और संविधान है, ये घटना चक्र की यूपीएसआई की स्पेशल आती है, तो उससे अध्ययन किया। उसके बाद लगभग 50 प्रैक्टिस सेट का प्रयोग किया और
स्रोत को कम से कम स्रोत को ज्यादा से ज्यादा समय देकर अध्ययन किया। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपने जो पुलिस की जॉब बोली जाती है 12-24 घंटे की जॉब होती है, मतलब किसी भी टाइम आपको बुला लिया जाता है, तो इस टाइम में आपने किस तरह से अपनी पढ़ाई को मैनेज किया, किस तरह से पढ़ाई के लिए टाइम निकाला? ड्यूटी करने के बाद यदि दिन में ड्यूटी होती थी जी तो दिन में ड्यूटी करके रात में पढ़ाई, और यदि रात में ड्यूटी होती थी तो रात में ड्यूटी करके दिन में पढ़ाई। कुल मिला के अपने टाइम में नींद के समय को कम करके। अच्छा, यही होती है पढ़ाई की लगन कि किस तरह से हमको पढ़ाई करके आगे बढ़ना है। मतलब उसमें अगर लगन है बच्चे के अंदर तो कोई भी बाधाएं आए, कोई भी जॉब हो, वह अपने मुकाम को हासिल करके ही रहता है। क्यों है ना अजय भाई? यदि लगन, कोई भी बाधा उसको रोक नहीं सकती है। जी जी जी। अच्छा, और आपने ये क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, मतलब कब आप टेस्ट करते थे और कब बुक्स का जो आपने नोट्स बनाए होंगे उनका कब रिवीजन, कैसा क्या शेड्यूल रखा था? स्टार्टिंग में मैंने टेक्स्ट बुक से अध्ययन किया जी। और उसके बाद जब हमने एक बार अध्ययन कर लिया, उसको एक आध बार और रिवाइज किया, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू किए और लगभग ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी को मिला करके लगभग 50 प्रैक्टिस सेट से अध्ययन किया। जी जी। तो प्रैक्टिस सेट में जैसे कि आपके जो एनालिसिस करते थे, तो उसमें एनालिसिस फिर किस प्रकार से आपने किया और कैसे सब्जेक्ट वाइज फोकस किया? जैसे आपको लगता हो कि ये मेरा वीक पॉइंट है यहाँ पर और यहाँ पर हमारी इस सब्जेक्ट में मजबूती है, तो उस पर क्या किस तरह से काम किया? हाँ, जो विषय हमारा जो कमजोर था उसको फिर एनालिसिस के बाद में हमने लगभग 1 से 1.5 घंटे जो चीज छूट गई थी उस जी पर जी। थोड़ा ध्यान दिया। इस भर्ती में जो आपका एग्जाम हुआ इसमें स्कोर क्या रहा है आपका? मैं 293 नंबर है, 293। जी। तो एक और हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जैसे आप पढ़ाई करते थे, एक तो ये पुलिस की जॉब ऐसी होती है कि उसमें माइंड बहुत ही मतलब तनावपूर्ण रहता है, कहीं किसी भी मतलब हर तरह से आदमी मिलते हैं, तो अपने आप को पढ़ाई के लिए आप मोटिवेट कैसे रखते थे ऐसे माइंड सेट होते हुए भी? उसमें मोटिवेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। जब हमारा उद्देश्य है कि दरोगा बनना है तो बनना है। नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर कुछ मोटिवेशन मिल जाए तो पढ़ाई चलती रहती है, इस हिसाब से कुछ आपको लगा हो? नहीं, मोटिवेशन की हमें तो कोई जरूरत नहीं पड़ती कि हमारा उद्देश्य है कि जब दरोगा बनना है तो मोटिवेशन की हमें कोई जरूरत नहीं। नहीं, सही बात है। अगर अपने दिल में कोई इच्छा है, अगर उसमें ही लगन लगी रहे तो निश्चित बनते हैं मोटिवेट। ये तो केवल एक कहने की बात होती है। अच्छा, और ये जरा कुछ अपने भाइयों को रनिंग टिप्स देना चाहेंगे किस प्रकार से, क्योंकि बहुत लंबी दौड़ होती है, 5 किलोमीटर लगभग मांगी जाती है, तो किस तरह से रनिंग, कोई टिप्स? रनिंग के लिए मैं तो कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग के समय में ज़्यादा फास्ट ना दौड़ें, जी। बिल्कुल धीरे धीरे, और जितने लंबे समय तक आप दौड़ सकते हैं। मतलब लंबे समय तक दौड़ते रहना है? ज़्यादा लंबे समय तक दौड़ना है और बिल्कुल स्लो स्लो। अच्छा अच्छा। जब लगे कि हाँ हम पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं, लगभग 15-20 दिन बाद, फिर आप जो है हफ्ते में 1 या 2 दिन आप फुल स्पीड में दौड़िए, बाकी टाइम आप मौज मस्ती से बिल्कुल स्लो स्लो लंबे समय तक। अच्छा, और आपने क्या ये शायद मेरे हिसाब से कोई कोचिंग तो ज्वाइन करी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास टाइम ही इतना लिमिटेड होगा कि कुछ कोचिंग के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं था। हम्म। अच्छा, एक लास्ट और आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जब आपका जो फाइनल मेरिट आई थी हम लोगों की, फाइनल जो रिजल्ट आया था 12 जून को, उसमें जब आपने अपना रोल नंबर देखा होगा तो क्या फीलिंग आपको हुई और क्या आपकी फैमिली का रिएक्शन हुआ? उस समय की फीलिंग को तो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, वो मैं भी समझता हूँ क्योंकि मैं भी एक सिलेक्टेड हूँ, तो मैं भी आपकी ये फीलिंग समझ सकता हूँ। अच्छा, आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था? फैमिली का रिएक्शन तो बहुत अच्छा था। चलिए, धन्यवाद अजय जी। अब हम चलते हैं अनिरुद्ध भाई के पास। नमस्कार सभी को, जय हिंद। मैं नमस्कार। अनिरुद्ध गुप्ता
उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर औरैया से हूँ। जी जी। और भगवान की कृपा से मुझे भी सौभाग्य मिला है कि यूपीएसआई के 95-34 में एक मैं भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई थी? 10th 12th और ग्रेजुएशन? 10th और 12th मेरी गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है, पास के जनता कॉलेज से, और ग्रेजुएशन भी ऐसे ही लोकल कॉलेज से की है मैंने। कि बॉल मार्क्स भी मेरे एवरेज स्टूडेंट की तरह आए हैं। अच्छा मैं एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ शुरू से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर शुरुआत से टॉपर रहे तो ही आपको जॉब मिलेगी या तो ही आप पास। आजकल तो ऐसा भी बहुत देखा जाए कि टॉपर लोग रास्ते पर चप्पलें चढ़का रहे हैं और एवरेज बच्चा जो है वो आगे पढ़ के आगे निकल जाता है। और क्या आपने ग्रेजुएशन के आगे भी कोई पढ़ाई जारी रखी थी या फिर इसके बाद आप जॉब की तरफ, कंपटीशन की तरफ मूव कर लिया? नहीं, मैंने ग्रेजुएशन ही फाइनल किया है। उसके बाद मैंने बस एक कंपटीशन की तैयारी की है। एक्चुअली ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मैंने शुरू कर दिया था फाइनल ईयर में ही, तो मेरा हो भी गया था, लेकिन उस समय थोड़ा फिजिकली एक्टिव नहीं था तो रनिंग आउट हो गया था मैं कांस्टेबल की जॉब के लिए। जी जी। अभी फिलहाल आप कोई जॉब में हैं या फिर? जी, अभी मैं इंडियन रेलवे में हूँ, जॉब कर रहा हूँ। 2019 से 3 साल हो गए मुझे अभी जॉब करते हुए। कहाँ पर पोस्टेड है? मेरी पोस्टिंग आगरा पे। अच्छा अच्छा। तो आप जब पहले से ही पोस्टेड हैं, आपके पास जॉब भी है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप यूपीएसआई की तरफ आपकी रुचि हुई कि हम यूपीएसआई बनेंगे? एक्चुअली मैं जॉब में आया हूँ रेलवे, मेरी रुचि उससे पहले से ही थी यूपीएसआई के लिए, क्योंकि वो एक यूपीएसआई ही जॉब है जो आपको एक रॉब रुतबा देती है। अब उस वर्दी को देख के एक अलग ही मतलब अंदर से मोटिवेशन आता है कि हाँ भाई ये चाहिए हमको। वही मेरे लिए भी रहा है एक सपना सा कि हाँ यूपीएसआई की जॉब चाहिए थी। तो जॉब के बाद भी इसीलिए मैं पढ़ाई करता रहा लगातार। अभी से वेट कर रहा हूँ। कोरोना काल के टाइम पे थोड़ा डिमोटिवेट भी हुए कि मिलेगा मौका, नहीं मिलेगा, जॉब में इतने टाइम हो जाएगा, पढ़ाई कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन फाइनली मौका मिला और यहाँ पे है। अच्छा, और आपकी ये जो रेलवे की जॉब है वो कितने घंटे की होती थी करीब? मैं ग्रुप डी में हूँ, पॉइंट्स में हूँ। यहाँ पे 12 घंटे की जॉब है। 12 घंटे की जॉब होते हुए भी आपने पढ़ाई की, ये तो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि पुलिस में भी सेम यही होता है कि बड़े ही मुश्किल से टाइम मैनेजमेंट होता है पढ़ाई के लिए। तो आपने किस तरह से अपने ये टाइम मैनेज किया है? एक्चुअली मेरे स्टेशन पे थोड़ा ऐसा है कि मुझे स्टेशन पे भी 1.5 से 2 घंटे मिल जाते थे पढ़ने के लिए, तो उस टाइम को मैंने यूटिलाइज किया है। आप जॉब के साथ साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं, और बाकी जो टाइम बचता था जॉब के बाद उसमें भी 2 से 3 घंटे निकाल लेता था पढ़ने के लिए। तो अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, आप जॉब पे हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको रिवीजन करते रहना चाहिए, उतने में ही हो जाता है। हाँ, क्योंकि लगभग सभी एग्जाम का एक ही जैसा पैटर्न होता है और सेम सिलेबस होता है, तो ज़्यादा कोई अलग से पढ़ना नहीं पड़ता है। तो आपने अपने इस यूपीएसआई की तैयारी में किस तरह से प्लानिंग की, क्या आपने रणनीति अपनाई? स्ट्रेटजी मेरी रिवीजन बेस्ड रही है ज़्यादातर, और मॉक टेस्ट बेस्ड रही है, क्योंकि मतलब जॉब में हूँ मैं पहले से, तो इतना रिवीजन मेरा था पढ़ा हुआ, मुझे रिवीजन ही करना था ज़्यादातर। और मैथ्स प्लस रीजनिंग का मेरा पहले से ही अच्छा रहा है, तो उसमें मेरे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट्स रहे हैं दोनों शुरू से ही। तो इस हिसाब से मैं टेस्ट बुक पे मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, उसी पे जो छोटी छोटी क्विज़ आती रहती हैं वो क्विज़ से रिवीजन किया है। बाकी जीएस के लिए मेरे पास बुक थी परीक्षा वाली, तो वो यूपीएसआई के लिए मोर देन सफिशिएंट है अगर आपके पास किसी के पास है। हाँ, परीक्षा वाली एक ऐसी बुक है जो अपने यूपी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, और मैंने भी पढ़ी है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट है जो अपने यूपी के एग्जाम्स में अक्सर कर अच्छे क्वेश्चन उससे फंस जाते हैं। तो आपने भी लगता है शायद कोई कोचिंग शायद नहीं ज्वाइन की हो, क्योंकि आप भी जॉब में थे, तो आपने और ये मैटर कैसे, मतलब पिछली अपनी ही पढ़ाई से या फिर कहीं यूट्यूब से या कोई अन्य ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की? जी, मैंने शुरू में जब मैं मतलब कुछ इस कंपटीशन के पहले फेज में था, शुरुआती फेज में था, तब मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी 1 से 1.5 साल, तो उसके कुछ नोट्स थे मेरे पास। बाकी आज के समय में यूट्यूब एक बहुत बढ़िया जरिया है आपकी पढ़ाई के लिए।
आपको जो भी नहीं आता है, कोई भी टॉपिक भी है, आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, आपके 50 वीडियो मिल जाएंगे उस पर। जो आपको सही लगे, जो आपको समझ में आए, आप उससे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी करंट अफेयर तो आप डेली का डेली प्रिपेयर कर सकते हैं यूट्यूब से, उससे बेस्ट कोई कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ही हो गया धीरे धीरे, जो भी नहीं आता था तो उसके अलग बनाता था नोट्स कि हाँ ये मुझे रिवीजन करना है, ये नहीं आ रहा है मुझे, तो यूट्यूब पे एक लेक्चर देख ले रहा था, बाकी थोड़ा बहुत नोट डाउन कर ले रहा था, उससे मैंने कहा। तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर आपका सेकंड था यूपीएसआई का? जी मेरा ये पहला ही अटेम्प्ट था यूपीएससी का। अच्छा। और आपका क्या स्कोर रहा है? मेरे 127 क्वेश्चन थी, 317 नंबर थे, और नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे 8 नंबर और थे। ये नॉर्मलाइजेशन की बहुत बड़ी मार पड़ती है बच्चों पर। जो भी जिनके नंबर कम होते हैं वो बेचारे 1-2 पॉइंट सही रह जाते हैं इस नॉर्मलाइजेशन की वजह से। चलिए खैर, ये तो एक प्रक्रिया है, जैसा भी सभी के ऊपर ये तो लागू होती है। तो आप अपनी पढ़ाई को, आपने अभी बोला कि कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते थे, तो किस तरह से आपने अपने आप को मोटिवेट रखा? को सबसे बड़ी चीज होती है कि मोटिवेशन आपकी फैमिली देती है आपको, कि आपके घर की कंडीशन कैसी है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो वो बहुत बड़ी वजह रही है मेरे लिए, और शुरू से ही लगन रही है मन में कि हाँ भाई अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा करियर बनाना है। इस जॉब में भी काफी कभी ऐसी बातें हो जाती थी कि हाँ लगता था कि भाई यहाँ से निकलना है कुछ भी करके। तो वो सब मोटिवेशन रहा है मेरे लिए। बाकी अब लगन से पढ़ेंगे तो आपको मोटिवेशन की फिर जरूरत पड़ेगी नहीं ज्यादा। जी जी। और जब आपका रिजल्ट आया था 12 जून को हमारा रिजल्ट आया था हम लोगों का, तो उस टाइम आप घर पे थे या आपने जहाँ पोस्टिंग है रेलवे की जॉब में वहाँ पर थे? मैं उस समय अपनी पोस्टिंग पे ही था, मैं ड्यूटी पे था, मुझे पता भी नहीं था रिजल्ट आ गया है। मेरे दोस्त ने फोन करके बताया मुझे, उसी ने मैंने चेक किया था। एक्चुअली उसका भी था, उसका फाइनल में हो नहीं पाया, कुछ पढ़ाई में कमी रह गई। पढ़ाई में तो कमी नहीं रह गई, उसकी किस्मती पहलू कुछ सही नहीं थी। तो जिस दिन पे एग्जाम था उसका, उस दिन वो बीमार पड़ गया। तो उसी ने मुझे फोन करके बताया कि हाँ भाई तेरा हो गया है। तो मैं उस समय ड्यूटी पे ही था। अच्छा, तो आपने खुद अपने घर पे कॉल करके बताया था या फिर कैसे आपकी फैमिली को पता चला? हाँ, फिर मैंने ही कॉल करके बताया फैमिली को एक्चुअली। तो उस टाइम क्या रिएक्शन था आपकी फैमिली का? कि हाँ फाइनल हो जाएगा, तो फैमिली का तो पॉजिटिव रिएक्शन ही था। तो मतलब पहले से कोई चीज एक्सपेक्टेड हो तो इतना फिर वो एक्साइटमेंट नहीं आती है, तो वही था मेरे साथ। नॉर्मल रिएक्शन था, नॉर्मल से थोड़ा सा। चलिए, अब हम लोगों का ये मेडिकल भी खैर हो चुका है हम लोगों का, तो अब ये है कि हम लोग जल्दी से ट्रेनिंग पर ही पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों मैं जी राजपूत जी आप अपनी को भी शेयर कीजिए। जी, अब मैं अपना भी शेयर करने जा रहा हूँ। जी दोस्तों, मेरा नाम है अतुल कुमार राजपूत और मैं यूपी के औरैया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरी फैमिली में मैं और मेरे बड़े भाई, मम्मी पापा और बहनों की शादी हो चुकी है। मैं ही अपने घर में सबसे छोटा हूँ। और जो मेरी एजुकेशन है वो औरैया डिस्ट्रिक्ट से ही है। 10th और 12th दोनों एक ही कॉलेज से, लोकल कॉलेज से की है। उसके बाद जो हमारा ग्रेजुएशन है वो मैंने प्रीवियस ईयर अपने बकेवर से किया था। वहाँ पर थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने ट्रांसफ़र करवा लिया अपने औरैया में ही। तो इस प्रकार से मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। और मैं उसके बाद बीटीसी में, यानी कि जो अब डीएलएड है, डीएलएड के लिए मैंने अप्लाई किया, क्योंकि मुझे शुरुआत से ये यूपीएसआई का पहले ड्रीम था, लेकिन बाद में मैंने कुछ इस पर गौर नहीं किया क्योंकि वैकेंसी आने वाली थी नहीं। तो मैंने सोचा तब तक इससे अच्छा है डीएलएड करके। ये सुपर टेट का उस टाइम ज़्यादा बोलबाला चल रहा था, टेट और बीटीसी सभी लोग कर रहे थे, तो हम भी उसी में शामिल हो गए और हम अपना बीटीसी, यूपी टेट, सी टेट ये सारे क्लियर करके सुपर टेट की तैयारी में लगे थे। उसी बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से विज्ञापन निकलता है यूपीएसआई 9534 भर्ती का। तो बस उसी को देखकर मैंने सोचा कि अब जब तक यूपी का सुपर टेट नहीं आता है तब तक, क्योंकि सेम ही तैयारी थी, सेम ही सब्जेक्ट थे, जो इसका सिलेबस था हिंदी और जीके, गणित और रीजनिंग, सेम वही चीज़ उसमें भी आती है सुपर टेट में। तो मैंने अपना जो है इस तरफ मूव कर लिया और मैं यूपीएसआई की तैयारी शुरू करने लगा। और एक्चुअली मैंने यहाँ पर औरैया में कहीं भी, मेरे ख्याल से कि
वैसे और लोगों के लिए हो सकती है अच्छी कोचिंग, लेकिन मुझे इस हिसाब से नहीं लगा कि मैं यहाँ पर फिजिकल कोचिंग करूँ, ऑफलाइन कोचिंग करूँ। तो मैंने यूट्यूब का ही सहारा लिया, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है, अगर हम लोग उसका अच्छे से प्रयोग करना चाहें तो हम उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करके एक एक चीज़ पॉइंट करके पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा मैंने कोई भी कंपटीशन की बुक्स नहीं खरीदी। ये चीज़ आपको जानकर हैरानी होगी, मैंने बिना बुक्स के ही पढ़ाई की है। केवल एक और एक मेरे पास बुक है, वो भी किस चीज़ की, प्रीवियस ईयर पेपर की थी, प्रैक्टिस सेट्स की थी मेरे पास, जो कि पिछले ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, केवल उसी की सेट थी। मैंने उसी से अपने जो प्रैक्टिस थी वो शुरुआत की और अपने सेल्फ नोट्स बनाए यूट्यूब से। मैं क्या करता था कि जो भी टॉपिक मुझे, पहले तो मैंने सिलेबस रखा और सिलेबस के टॉपिक वाइज सारे मैंने टॉपिक अपने क्लियर किए। उसके बाद मैं ये देखता था कि जो भी प्रैक्टिस सेट में लगा रहा हूँ उसमें से कौन सी चीज़ मेरे से गलत हो रही है, किस चीज़ में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं उसी पर फोकस करता था। और मैं जैसे दो घंटे का हमारा टेस्ट होता है, जो एग्ज़ाम होता है वो भी 2 घंटे का होता है, तो मैं टेक्स्ट बुक से ही करता था टेस्ट। तो मैं 2 घंटे जो टेस्ट देने के बाद सबसे ज़्यादा उसमें टाइम देता उसके एनालिसिस पर, क्योंकि एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है, अगर हम लोग टेस्ट देते भी रहें और एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम लोग उस जो टेस्ट करने के उस मतलब स्कोर को बढ़ा नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे नहीं कि हमारी कौन सी टॉपिक पर कमजोरी है, कौन सी स्ट्रेंथ है। उस चीज़ को मैं एनालिसिस करके जहाँ पर हमारी कमजोरी होती थी उसी को मैं फोकस करता था। और इस प्रकार से मैंने अपने हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया और जो भी टॉपिक कमज़ोर थे उनको मजबूत कर लिया। अब मैं ये देखता था कि मैंने सबसे चीज़ ये देखी कि हमारे सिलेबस में जो भी टॉपिक हैं उनमें से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी हिसाब से मैंने अपने जो टाइम था उसको मैनेजमेंट किया। चूँकि मैं बिल्कुल प्योर बेरोजगार हूँ, बिल्कुल काम धंधा नहीं करता हूँ, सीधा पड़ा रहता हूँ बस, तो मेरे पास पूरा 24 घंटा टाइम था। तो मैं उसी 24 घंटे को इसी हिसाब से बांट रखा था कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। जो भी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, जैसे पॉलिटी हमारा है, यहाँ पर पॉलिटी सबसे सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सबसे ज़्यादा टाइम पॉलिटी को दिया था। और हिंदी और रीजनिंग, मैथ, ये तो मान लो है ही पूरे सब्जेक्ट। जीके में ही ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा सब्जेक्ट आते हैं, तो मैंने उसी में टाइमिंग बांट रखी थी कि जो जितने क्वेश्चन आएंगे उसी हिसाब से उसको टाइमिंग देती। तो इस प्रकार से मैंने अपना जो है पूरी सिलेबस की प्लानिंग की। और स्ट्रेटजी में ये अपनाता था, मैंने मंडे से लेकर फ्राइडे तक का एक शेड्यूल रखता था। और सैटरडे को मेरा था कि जितना भी मैंने मंडे से फ्राइडे तक पढ़ा है, सैटरडे को मैं उसका रिवीजन करता था। और संडे को टेक्स्ट बुक के द्वारा मैं टेस्ट देता था और उसका एनालिसिस, पूरा मेरा संडे इसी में जाता था। और एनालिसिस के बाद जो भी कमियाँ होती थी मैं उसी पर फोकस करता था। तो और दूसरी चीज़ ये थी कि जब भी जैसे मैंने मंडे को कोई चीज़ पढ़ी, कोई टॉपिक पढ़ा, तो जब मैं ट्यूसडे को आता था, मंगलवार को आता था, तो पहले 10 मिनट उसी जो प्रीवियस है, जो हमारा मंडे का टॉपिक था, उसको 10 मिनट में रिवाइज कर लेता था एक निगाह से। उसके बाद अगले 50 मिनट मैं आगे का पढ़ता था। सेम यही प्रोसेस मेरी चलती रहती थी। अच्छे से हर सब्जेक्ट की तैयारी हो गई। और हाँ, मेरा भी ये पहला ही अटैम्प्ट था, क्योंकि जब उस टाइम पे 2016 में भर्ती आई थी, उस टाइम मेरी एज भी नहीं हुई थी और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं था। तो ये मेरा भी पहला अटैम्प्ट था। स्कोर मेरा जो क्वेश्चन बन रहे थे वो 129 क्वेश्चन सही थे। और जब नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारा स्कोर आया तो 310 नंबर आए थे। और एक्चुअली जो रियल थे वो 322.5 थे। नॉर्मलाइजेशन के द्वारा 310.9 रह गए थे। तो इस तरह से मेरा किसी भी तरह मेरिट में नाम रह गया। और जब हम लोगों का ये आया था रिजल्ट 12 जून को, तब मैं सेम इसी जगह पर बैठा हुआ था और बगल में पापा भी लेटे थे, तो और मम्मी गई थी ननिहाल में, तो मैं ही घर पे था और भाई थे। और दूसरी चीज़ कि जो मेरे नोट्स बनाए हैं, नोट्स बनाने में सबसे बड़ी मदद जो है मेरे बड़े भाई ने की है, आशीष राजपूत भाई ने। उन्होंने मेरे बहुत अच्छे से नोट्स बनवाए, जिसके द्वारा ही सब कुछ संभव हो पाया है। क्योंकि अगर वो नोट्स नहीं होते तो मैं इतनी अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर सकता था। तो उन्होंने अच्छे से नोट्स बनवाए मेरे, और उन्होंने बहुत हेल्प की। और फिर फैमिली तो सबकी सपोर्ट करती ही है, बिना फैमिली के तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते आगे। तो फैमिली का भी खूब अच्छा सपोर्ट रहा। तो जिस दिन हम लोगों का रिजल्ट आया था, तो दोपहर की शायद बात थी, दोपहर में ही आया था।
अंदर से इतनी ज़्यादा धक धक हो रही थी कि पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ। बगल में पापा लेटे हैं, वो भी देख रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जैसे ही उसने मतलब 1 मैच फाउंड बताया, मैंने रोल नंबर डाला और उसमें मैच फाउंड बताया, तब जो खुशी थी वो शायद मैं बयान नहीं कर सकता, वो आप लोग जरूर समझते होंगे। और बगल में पापा भी लेटे थे, तो मेरे पापा की उम्र जो है ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि मैं ही सबसे छोटा हूँ और मेरी उम्र जब इतनी है और बड़े भाई बहन भी हैं, तो उनकी एक्चुअली बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उनकी भी नज़र थोड़ी सी वैसी थी। तो मैं उनके जो रिएक्शन देख रहा था वो मतलब ये समझते नहीं, कहते हैं कि आंखें मतलब थक जाती हैं किसी चीज़ को देख देख कर, तो बस वही बिल्कुल कंडीशन थी कि और दूसरी चीज़ कि हमारे घर में कोई भी अभी तक, मेरे परिवार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। तो मैं ही एक ऐसा पहला हूँ जो डायरेक्ट दरोगा की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ हूँ। तो इसलिए जो उनका मन था, जो उनकी फीलिंग थी, वो मैं भी बयान नहीं कर सकता। और जब मैंने अपने ननिहाल में बताया कि मेरा ये हो गया, तो वहाँ तो वही पार्टी उसी टाइम होने लगी। तो यही सब था। और मैं अपने जो छोटे भाई बहन जो आगे आएंगे उनके लिए बताना चाहूँगा कि आप भी तैयारी करते रहिए। 2023 में, क्योंकि ये चुनावी मौसम है, तो 2023 में वैकेंसी आने वाली हैं यूपी पुलिस, और सुन रहे हैं कि 3000 दरोगा भर्ती भी आने वाली हैं। तो दोस्तों उनके लिए लगे रहिए। और मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन देते रहो तो पढ़ाई होती रहती है। देखिए दोस्तों, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन केवल एक हम लोगों का ऐसा माइंड होता है कि उसको देख के थोड़ी, अगर हम बाहरी मोटिवेशन लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन इतना मोटिवेशन काम करेगा। उसके बाद वो फिर जो कहते हो आप हो जाओगे। इसीलिए मोटिवेशन को बाहर से नहीं, अंदर से ढूंढिए। अगर हमारा मन है कि हमें ये चीज़ करना ही है, तो चाहे कितनी भी समस्याएं, चाहे कोई भी बाधा है, उसको करने से कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है माँ बाप का चेहरा। आप अपने माँ बाप के चेहरे को याद कीजिए आंख बंद करके, कि उन्होंने आपको इस लायक बनाया है, इसलिए पढ़ाई इतनी करवाई है। क्योंकि आज के जो टाइम है, आज का टाइम है इतनी महंगाई का, पढ़ाई लिखाई करवाना अच्छों की बस की बात नहीं है। वो अपना पेट काट काट कर हम लोगों को पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग कोई बड़े अंबानी की औलाद तो है नहीं, सभी मीडियम परिवार से ही आते हैं। तो सभी को एक ही मात्र जरिया है, वो भी जॉब के द्वारा ही अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। तो अपने माँ बाप का चेहरा याद कीजिए कि किस तरह से उन्होंने पढ़ाया। अगर आप उनकी ये चीज़ याद रखेंगे हमेशा, तो आपको कभी भी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़ कि जब भी आप हमेशा, अगर कोई आपसे कहता है कि कुछ नहीं कर पाओगे, क्या करते हो क्या नहीं, तो उसको आप इस तरह से लीजिए कि आपको कुछ करके दिखाना ही है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी बात को मतलब उसको करारा जवाब देना है। और कैसे? अपनी मेहनत के दम पर। मेहनत इतनी शांति से करो कि कामयाबी आपकी सुर मचा दे। तो इस हिसाब से आपको मेहनत करनी है। और मैं कहता हूँ कि मोटिवेशन की और तो कोई ज़रूरत होती नहीं है। जैसे कहा जाता है, लोग कहते हैं कि किस्मत में होगी तो मिल जाएगी सरकारी नौकरी, या किस्मत में नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। तो दोस्त एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 अक्षर का होता है लक, 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, और 3.5 अक्षर का होता है किस्मत, जबकि 4 अक्षर की होती है मेहनत। यानी कि आप देख रहे हैं कि जितने भी किस्मत, भाग्य, लक, नसीब, ये सारी चीज़ें छोटी हैं किससे? हमारी मेहनत से। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो दोस्त हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, चाहे कितना नसीब और भाग्य हम देखते रहें कि हमारे भाग में नहीं थी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपने मेहनत के दम पर अपनी किस्मत की लकीरों को भी बदल देंगे। एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, हमारी उंगलियाँ क्यों दी गई हैं भगवान ने ऊपर, और ये रेखाएं जो किस्मत की लकीरें इसलिए नीचे हैं क्योंकि जब तक हम इन उंगलियों से कर्म नहीं करेंगे तब तक ये रेखाएं भी काम नहीं करेंगी। इसीलिए भगवान ने ये जो उंगलियां दी हैं वो ऊपर दी हैं, क्योंकि पहले आप इनसे कर्म कीजिए, तभी आप इन किस्मत की रेखाओं पर भरोसा कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं, आप किसी मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई और अनिरुद्ध जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।